तो ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या? ट्रेडिंग के बारे में मैं बहुत बड़ी बात क्या बोलूँ, आप सिर्फ इतना समझो, किसी भी कंट्री की जीडीपी ट्रेडिंग पे ही डिपेंड है। अगर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो जीडीपी खतरे में आ जाएगी। इंडियन मार्केट का साल का टर्नओवर 3 ट्रिलियन डॉलर है अगर, तो फॉरेक्स का टर्नओवर 8 ट्रिलियन डॉलर है डेली का। तो इन सारे क्राइटेरियाज में फाइनेंशियली फ्री कौन हुआ? उन्हें पता नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि पैसा कैसे बचाया जाता है। और एक दूसरी कैटेगरी का इंसान है, उसको 2 से 3-4 सोर्सेज से पैसा बनाना आता है। इंडिया में इंडियन रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, एक्चुअली ये डिफरेंस भी 3 फैक्टर की वजह से होता है। कंट्री की जीडीपी की वजह से, इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से, और परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से किन्हीं भी 2 देशों की करेंसी में डिफरेंस होता है। आज़ादी के टाइम पे 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था। आज की डेट में तकरीबन 80 रुपये में 1 डॉलर आता है, 86 रुपये में 1 डॉलर आता है, राइट। तो इन करेंसीज पेयर में जो डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस पे जो ट्रेड किया जाता है उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। कि हम इन्वेस्टमेंट करें कहाँ? मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी को इससे पहले बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है या वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करे, तो मैं उसको जो सबसे बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ वो रहेगा म्यूचुअल फंड्स है क्या? देखिए, म्यूचुअल फंड, आप एक चीज़ सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा समूह है जिसमें विभिन्न विभिन्न जगहों से लोग अपने अपने फंड को निवेश करते हैं, और उसके बाद में उस निवेश किए गए फंड के लिए एक फंड मैनेजर अलॉट होता है। जो फंड मैनेजर उस निवेश अमाउंट को अलग अलग कंपनीज के कुछ ना कुछ पार्ट्स में इन्वेस्ट करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो होने जा रहा है फाइनेंस से रिलेटेड। जो भी एडवाइसेस हैं वो हमारे गेस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आज के हमारे गेस्ट हैं विशेष कटियार जी। नमस्कार विशेष कटियार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बढ़िया हूँ मैं। पैशन से आप एक जिम के ओनर हैं। बिसाइड आपने ये फाइनेंस में अपना कैसे कदम रखा था? इसके पीछे बोलते हैं ना कि हर काम के पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी का हाथ होता है। ठीक है, तो ये बात है तकरीबन 3 से 4 साल पहले की, जब मैंने अपनी फ़िटनेस इंडस्ट्री में अपने कदम को रखे थे और मैंने अपने जिम स्टार्ट किया था। तो उसी के टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे, कुछ भाई लोग थे जो कि इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। ठीक है। तो उस टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं एकदम नया नया था, तो इतना ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था इन्वेस्टमेंट का। तो मुझे भी यही लगता था कि पता नहीं इंडस्ट्री कैसी है, और इन्वेस्टमेंट तो मैं यही समझता था कि अगर आपने फ़िक्स डिपॉजिट कर दिए या बैंक में आपने जो है किसी और तरीके का कोई फ़िक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स वगैरह दे दिए, तो आई थिंक यही इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का। तो मुझे यही लगता था, इंडियन डाक में अगर आपने फ़िक्स कर दिए, और यही सब मेरे को इन्वेस्टमेंट लगते थे। लेकिन जब मेरी उनसे बातचीत स्टार्ट हुई, जो कि पहले से ऑलरेडी इस सेक्टर में थे, तो समय जैसे जैसे बीतता गया ना, तो मुझे इस सेक्टर के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात पता लगी कि जिस तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री एक भविष्य में आने वाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ग्रूम करेगा, बूम भी करेगा, उसी तरीके से एक जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है वो भी एक फ्यूचर इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जिसने ये चीज़ आज समझ ली, उसको आने वाले 20 से 25 सालों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो बहुत सारे लोगों के पास एक ओपिनियन ये तो होता है कि हाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि हम इन्वेस्टमेंट करें कहाँ। तो ऐसे अगर लोग हैं तो उन्हें पहला स्टेप अपना इन्वेस्टमेंट में कैसे लेना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट का मेरे अकॉर्डिंग जो स्टेप है, मैं आपको सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर हूँ, और ना ही मैं किसी भी फ़ंड को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। और कोई भी जो फ़ंड जो मैं आपको बताता हूँ या किसी भी तरीके की चीज़ें बताता हूँ, तो वो मेरे पास्ट से लिया गया मेरा एक्सपीरियंस है, और वो मैं अपने ओपिनियन शेयर करता हूँ आपसे, राइट। जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी को इससे पहले बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है या वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करे, तो मैं उसको जो सबसे बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ वो रहेगा म्यूचुअल फंड्स। अब ये म्यूचुअल फंड्स जो है, वो आप मान के चलो एक ऐसी चिड़िया है जिसके ऊपर अगर आप बैठते हो तो वो आपका नदी तो छोड़िए, पूरा समुद्र भी पार करा सकती है, बशर्ते आपको उस चिड़िया को राइड करना आना चाहिए। मैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँ, म्यूचुअल फंड्स है क्या, पहले आप ये क्लियर कर सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड, आप एक चीज़ सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा समूह है जिसमें
विभिन्न विभिन्न जगहों से लोग अपने अपने फंड को निवेश करते हैं ठीक। और उसके बाद में उस निवेश किए गए फंड के लिए एक फंड मैनेजर अलॉट होता है, जो फंड मैनेजर उस निवेश अमाउंट को अलग अलग कंपनीज के कुछ ना कुछ पार्ट्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक। और जो भी कंपनी ग्रो जाती है या जिसके शेयर्स ऊपर जाते हैं तो उसी कंपनी के शेयर्स के उठने के हिसाब से जिन जिन लोगों के पैसे उस कंपनी में लगे हैं उनको भी मुनाफा होता है। परसेंटेज शेयर हो जाएगा प्रॉफिट का। परसेंटेज देखिए ये निर्भर करता है फंड मैनेजर के ठीक। ऊपर, है ना, कि वो किस कंपनी में उस फंड्स को लगा रहा है। ठीक। हालांकि आपके पास में ये पूरी सूची होती है, पूरी लिस्ट होती है जिसमें आप देख सकते हो कि जो आपका पैसा लगा है वो किस किस जगह पे लगा है, कितना कितना परसेंट लगा हुआ है। ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपके सराउंडिंग अगर कोई भी ऐसा KRA है या फिर कोई भी ऐसे एडवाइज़र हैं जो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतर से बेहतर नॉलेज दे सकें अपने एंड से, तो आपको एक बार उनसे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। बाकी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको मेरे से पर्सनली पूछनी चाहिए तो आप मैसेज वगैरह में भी पूछ सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको बताऊँ कि जैसे बैंक है, ठीक है, बैंक क्या करती हैं कि आप उनको जो पैसा देते हो, जो FD करते हो, तो साल के आखिरी में आपको एक रिटर्न मिलता है। 7% हो सकता है, इट मे बी 5 to 5.5%, इट मे बी 5%, इट मे बी 6%, और ये 7% तक वेरी करता है, 8% तक वेरी करता है। कुछ ऐसी बैंक हैं जो नई हैं, जो लॉन्च होती हैं, वो 9% तक FD पे रिटर्न्स देती हैं। तो अभी तक क्या है कि FD के जो रिटर्न्स है वो आते कहाँ से? बैंक्स के पास में बहुत से काम होते हैं, जैसे कि अदर लोगों को लोन देना, ठीक है, और बैंक के पास में खुद का भी म्यूचुअल फंड का काम होता है, उसके पास खुद के भी फंड मैनेजर्स होते हैं। तो जो कलेक्टेड अमाउंट है वो उनको म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या वो उनको शेयर्स में लगाते हैं, और जो भी मुनाफा होता है वो मुनाफा सभी उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको वो बांट देते हैं। जो भी कंपनी स्टार्ट की जाती है या स्टार्ट होती है, अगर उसका जो टर्नओवर है वो 0 से लेके 5000 करोड़ के बीच में, तो वो स्मॉल कैप में आएगी। ठीक है। जिसका भी टर्नओवर कंपनी का 5000 से 20000 करोड़ के बीच में आ जाता है वो मिड कैप में आती है, और 20000 से एबव जिस भी कंपनीज का टर्नओवर रहता है वो लार्ज कैप में आ जाती है। आपके पास में इन तीनों की तीनों कंपनियों में निवेश करने के साधन होते हैं, निवेश करने का निर्णय होता है। आपको निर्णय ये लेना है कि आपको किस कंपनी में या किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। हर एक फंडामेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग जो कंपनी होती है वो अगर स्मॉल कैप से स्टार्ट हुई है तो वो कभी ना कभी मिड में जाएगी, कभी ना कभी लार्ज में जाएगी। तो आपके माइंड में एक ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि अगर हमने कोई मिड कैप में अगर या हमने स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पास में जो काम करने की तरीके हैं उनके बहुत अच्छे हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो वो आज नहीं तो कल मिड कैप में चले जाएंगे और लार्ज में चले जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर काम आते हैं फंड मैनेजर्स। फंड मैनेजर्स का काम ये है कि वो जो स्मॉल कैप है उसमें उन कंपनियों को मिड कैप या लार्ज में शिफ्ट कर देती हैं जिनके टर्नओवर बढ़ जाते हैं, और नई कंपनीज को दोबारा से स्मॉल कैप में रखते हैं। उनका ये काम होता है कि वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। सपोज करिए मेरी सेविंग्स कुछ हैं और मुझे इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं क्या सिर्फ किसी ब्रोकर के ही थ्रू कर सकता हूँ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट, या मैं खुद पर्सनली भी कर सकता हूँ? देखिए ऐसा है, आप चाहें तो किसी ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बैंक में डायरेक्टली भी जाके कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि अगर ब्रोकर है तो वो आपको एक सही गाइडेंस भी देगा। हालांकि ब्रोकर का एक्सपेंस रेशियो जो है वो किसी भी कंपनी के एक्सपेंस रेशियो या फिर किसी बैंक के एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा होगा। ब्रोकर अपनी भी फीस लेगा, या अगर किसी आप एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन भी अपनी फीस लेगा। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, अगर आप महीने में जैसे मान लीजिए 20,000 रुपये आप अगर अर्निंग करते हैं तो 20,000 का 10% 2,000 एक वो अमाउंट है जो आप कंफर्टेबली हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर 2,000 रुपये एक महीने में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो एक साल में लगभग ये 24,000 रुपये होता है। 10 सालों में लगभग ये 2,40,000 होता है। और अगर आप 10 की जगह 20 साल ले लीजिए तो ये तकरीबन 4,80,000 रुपये हो जाता है। अब ये 20 सालों में यही अमाउंट दो तरीके से बढ़ेगा। मान लीजिए आपने एक ऐसा फंड चूज़ किया जो आपने डायरेक्टली चूज़ किया था, तो हो सकता है ये 4,80,000 का जो अमाउंट हो वो आपका बढ़कर हो जाए 7 लाख या 8 लाख रुपये। ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि एक एप्लीकेशन के थ्रू, एक ब्रोकर के थ्रू अगर आपने अपनी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको चूज़ किया जिसने आपको सही गाइडेंस भी दिया, और आने वाले टाइम में वो आपसे आपका चार्ज भी लेगा, क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने आपको अपना समय दिया है या अपना निर्णय दिया है तो वो आपसे फीस लेगा।
लेकिन आप ये समझें कि जो आपका 4,80,000 टोटल राशि हुई है, हो सकता है वो हो जाए 12-13 लाख रुपए। अब 12-13 लाख रुपए अगर वो 20 साल बाद होती है और उसमें अगर वो 50,000 रुपए चार्ज ले भी लेता है, तो भी आपके हाथ में लगभग 10,50,000 रुपए बचता है। और जो म्यूचुअल फंड में आपने खुद से पकड़े हुए हैं अपने हिसाब से, जिनमें आप फीस नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है 7 से 8 लाख का हो, और जिसमें आपने एक सही गाइडेंस के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड पकड़े हैं तो उसमें आपको 10 लाख से भी ऊपर का फ़ायदा हो सकता है। सो अभी हम लोग रिसेंटली बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स की। क्या कुछ म्यूचुअल फंड्स में फ्रॉड्स भी होते हैं? देखिए, म्यूचुअल फंड में फ्रॉड का मतलब ये होता है कि अगर आपका पैसा जो आपने म्यूचुअल फंड को दिया हुआ है, या आपने किसी म्यूचुअल फंड के किसी भी कैप को पकड़ के आपने उसमें पैसा अपना डाला हुआ है, अगर आपको आपका पैसा दिख नहीं रहा है कि कहाँ गया है, तो वो एक तरीके से फ्रॉड बोला जा सकता है। लेकिन आप जो भी मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप किसी भी फंड में अगर आप निवेश करते हो, तो वहाँ पर एक चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें ये पता लगेगा कि फंड मैनेजर ने आपका पैसा कहाँ कहाँ लगाया, जो आपने इन्वेस्टमेंट दिया है वो प्रॉपर। हाँ, वो आपके परसेंटेज के साथ में पता लग जाएगा कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट आपका कितना परसेंट पैसा किस किस फंड में इन्वेस्ट किया गया है, किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है, ये आपको पता लगेगा। तो अगर चीज़ें इस हद तक आपको पता हैं तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है। बाकी कुछ र्यूमर्स हैं, र्यूमर्स यही कहते हैं कि अभी 4 साल पहले अगर किसी कंपनी के शेयर 4 गुना हो गए हैं, फिर भी म्यूचुअल फंड ने हमें जो है केवल 15-20-25% का ही सालाना रिटर्न दिया है। तो आप एक चीज़ ये भी सोचें कि जिस पर्टिकुलर शेयर के रिटर्न 4 गुना हुए हैं, आपका पूरा पैसा उसी शेयर में थोड़ी ना पड़ा होता है। अब म्यूचुअल फंड क्या है, वो एक कलेक्शन है। कोई फंड आपने जो पकड़ा है उसमें अलग अलग कंपनीज के शेयर का कलेक्शन है। तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो नेगेटिव भी गए होंगे, कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी गए होंगे, कुछ शेयर्स ऐसे भी जो बूम कर गए होंगे, और कुछ हो गए होंगे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉस में चले गए होंगे। मीन्स म्यूचुअल फंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही शेयर पे इन्वेस्ट नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अलग अलग शेयर्स में आपके पैसे को निवेश करती है ताकि आपको रिटर्न्स बेहतर से बेहतर मिल सके। अगर आपका कहीं लॉस हुआ है तो कहीं से आपको प्रॉफिट होगा आपको, बिल्कुल। अब जैसे कि आप एक म्यूचुअल फंड को एक इस तरीके से आप माने, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके पास में 15 बिजनेसेस हैं, ठीक। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 15 के 15 लॉस में चले जाएं? नहीं। या ऐसा हो सकता है कि 15 के 15 बहुत हाई प्रॉफिट पे चले जाएं? अप डाउन रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर कोई बिजनेस से उसको प्रॉफिट हो रहा है, उससे थोड़ा मोड़ा लॉस भी हो रहा है, तो अपने प्रॉफिट से जो बाकी के लॉसेस वाले बिजनेस हैं वो उनको ओवरकम कर सकता है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी रील्स वायरल होती हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर अपना सेटअप लगाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो कुछ जो टीनेजर्स हैं वो रील्स देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ट्रेडिंग को एज अ कैरियर चूज़ कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या? देखिए, ट्रेडिंग, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान शब्दों में आप समझो तो ट्रेडिंग केवल बाई और सेल है, ठीक। आप अपने डेली मर्रा की चीज़ों में जो भी वस्तुएं यूज़ करते हैं, जो भी थिंग्स आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर रहे हो, वो हर जिस कंपनी से एसोसिएटेड है उस कंपनी का शेयर अगर लिस्टेड है तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक। आपको सही समय पे चीज़ों को सेल करना है, और जब आपको सही समय पे चीज़ों को बाई करना है, और जब आपको लगे कि हाँ ये अब समय आ गया है इसको सेल करने का, तो आप सेल करिए, अपना प्रॉफिट बुक करिए, ठीक। इसको ट्रेडिंग कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपने चीज़ पूछी कि इस समय इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, बहुत सी वायरल हैं, लोग उनको देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं स्पेस पे, तो बात क्या होती है ना कि लैक ऑफ द नॉलेज सबसे बड़ा पॉइंट है। जब आपको किसी भी फील्ड में या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप किसी से भी बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकते हो। अब वो जो बता रहा है वो सही है या नहीं, उसके लिए काम आता है आपका विवेक। आप सबसे पहले क्या करें कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। हो सकता है कि वो किसी सिस्टम से प्रोड्यूस हो चुका हो, मतलब कि उनको किसी ने अगर पैसे दिए हों अपनी चीज़ों को बुलवाने के लिए, राइट, तो ये भी हो सकता है। तो आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना चाहिए। और जो टीनेजर्स हैं अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं तो मेरी उनको यही राय है कि आप चीज़ों को क्रॉस चेक करना सीखें, तो आपको मिलेगा कि हाँ जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो एग्जैक्टली सही हैं या नहीं हैं, या लिटरली मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करना है, और ख़ासकर फिनटेक मार्केट में, क्योंकि पैसा आपका है तो प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, ठीक है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस ब्लाइंडली कभी किसी से नहीं करना है। जो न्यू कमर हैं उनके लिए ट्रेडिंग एक बेटर ऑप्शन है या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेटर ऑप्शन है? देखिए क्या है, स्टार्टिंग तो मेरा ऐसा मानना है आपको म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए, बाकी ट्रेडिंग एक समुद्र है, ठीक।
हालांकि ये सर्वे बहुत ही ऑब्वियस हो गया है कि 90% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, पहली बात तो इंडिया में ट्रेडर्स ही बहुत कम है, ट्रेडिंग करने वाले लोगों की संख्या ही बहुत कम है, 10% भी नहीं है। 10% भी नहीं आइडिया दे सकते हो आप जितनी पॉपुलेशन समझते हो इंडिया की, तकरीबन 150 करोड़ की एक्टिविटी होने जा रही है, 5% भी ऐसे लोग नहीं है जो जेन्युइन ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडर्स बहुत कम है। ठीक है। अब ट्रेडर्स इतने कम हैं तो स्टार्टिंग उन्होंने जो की है अपनी, ठीक है, वो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं किसी के साथ में बैठ के या नॉलेज लेके, बुक्स पढ़ के या चीज़ों को विजुलाइज करके या उनके बारे में जान के या पढ़ के यहीं से की है। और ट्रेडिंग जो आप जानना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, वो एक ऐसा, मैंने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया, एक ऐसा समुद्र है जिसमें आप जितना गोता खाना चाहो खाओ, जितना प्रॉफिट बनाना चाहो बनाओ, जितना लॉस करना चाहते हो आप लॉस करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे स्टार्टिंग करनी है तो बिना सोचे समझे चुपचाप एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करने के लिए एक टर्म है SIP, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। आप अपनी SIPs स्टार्ट कर सकते हैं जो आपको ईयर के एंड में ही प्रॉफिट देना चालू कर देगी। सारी चीज़ें SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आप किसी भी फंड में कर सकते हैं। आपको ईयर के एंड तक, 1 साल तक आप जो भी निवेश करते हैं उसमें आपको प्रॉफिट बनता दिखेगा। आपको एक आइडिया होना स्टार्ट होगा। और ट्रेडिंग का क्या है कि देखिए, म्यूचुअल फंड्स में भी जो पैसे आते हैं वो आते तो ट्रेडिंग से ही हैं। और ट्रेडिंग के बारे में मैं बहुत बड़ी बात क्या बोलूँ, आप सिर्फ इतना समझो, किसी भी कंट्री की GDP ट्रेडिंग पे ही डिपेंड है। अगर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो GDP खतरे में आ जाएगी, लॉस हो जाएगा बहुत। आप सोचो, अगर बाई और सेल नहीं होगा तो वो कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो ट्रेडिंग इतना बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप उसमें अगर इमोशनल कंट्रोल्स जानते हो, ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करने बैठे और आपने 10 दिनों में अगर 10 लाख बना लिए 1 लाख से, तो आप समझ के चलो कि 6 महीने आपके बहुत बर्बादी वाले होने वाले हैं, क्योंकि आपका घर भी बिक जाएगा। क्योंकि जब मार्केट छीनता है ना तो वो हलक तक छीन लेता है सब कुछ, ठीक है, और जब वो देता है तो आपको थोड़ा सा देता है ताकि आपकी साइकोलॉजी खराब हो। अब देखिए, 1 लाख से 10 लाख बनाना हो सकता है किसी तुक्के में हो गए हों, लेकिन वो कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, वो कोई रूल नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट का कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि आप 1 महीने में 1 लाख का 10 लाख बना सकते हो। लेकिन अगर आपका गलती से हुआ है तो आपकी साइकोलॉजी खराब हुई और आप हर बार अब यही सोचोगे कि मैं कैसे भी अपने पैसे को 10 टाइम्स कर लूँ। बिल्कुल, आपका लॉस होगा, आप लॉस रिकवर करोगे, इमोशन कंट्रोल्स नहीं कर पाओगे, तो चीज़ें आपके लिए एक डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ट्रेडिंग करने से पहले हमें साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। अगर आप उस कैटेगरी के बंदे हो कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई और अपने हाथ काट लिए, तो ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है आपके लिए। अभी तक हाथ कटा है, भाई घर भी कट जाएगा, ठीक है। और अगर आप उस कैटेगरी के हो कि अपना लॉस भी बियर कर सकते हो, लॉस होता हुआ देख सकते हो, और फिर भी चेहरे पे सिकन नहीं है और प्रॉफिट भी हो रहा है ना, तो भी माइंड में तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चेहरे से देख के कोई ये ना कह सके कि आज आप बहुत खुश हो क्योंकि आज आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो गया है। अगर आप उस कैटेगरी के बंदे हो तो आपको ट्रेडिंग ट्राई करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने पिछले अनुभव से आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एज अ कैरियर आपको ट्रेडिंग को मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। हो सकता है ये बात कॉन्ट्रडिक्ट हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एज अ कैरियर आपको ट्रेडिंग को नहीं लेना चाहिए। रीज़न, जब तक आपके पास में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम ना हो, आपको ट्रेडिंग में कूदने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में हुए लॉस को आप केवल पैसे से ही रिकवर कर सकते हो। आपने एक सुना होगा कहावत कि जहर को जहर काटता है, हाँ। तो पैसे से ही पैसा बनता है। आज आपका लॉस हुआ है तो आप पैसा बनाइए, पैसे से ही पैसा बनेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए आपको आपके पास में एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। विशेष जी, कुछ लोग ट्रेडिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, किसी के पास अपनी फैमिली की पुरानी वेल्थ है, तो इन सारे क्राइटेरियाज में फाइनेंशियली फ्री कौन हुआ? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि फाइनेंशियली फ्रीडम एक ऐसा टर्म है जो आपको फील करना होता है। रीज़न क्या है? अब 2 तरीके के इंसान होते हैं। एक तो ऐसा इंसान है जिसके पास में उनके पापा जी का, दादाजी का दिया गया कम से कम 15-20 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन वो मनी मैग्नेट नहीं है, उन्हें पता नहीं पैसा कैसे कमाया जाता है। आप समझिएगा, उन्हें सिर्फ ये पता है कि पैसा कैसे बचाया जाता है।
उन्हें नहीं पता कैसे कमाया जाता है। और एक दूसरी कैटेगरी का इंसान है जिसके पापा दादा तो दुर्भाग्यवश उनके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, ठीक। लेकिन उसको 2 से 3-4 सोर्सेज से पैसा बनाना आता है। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उसका बहुत अच्छा टैलेंट हो, तो वो एक ऐसा उसका पर्टिकुलर टैलेंट है जिसके बेस पर वो पैसा बना लेगा, पैसा कमा सकता है। ठीक है। ठीक। और 1 2 3 कम से कम 3-4 ऐसे सोर्स भी हों जिसके पास में, जिनसे वो अलग अलग तरीके से पैसा बनाना जानता हो। अगर कोई इंसान सिर्फ मैथ्स पढ़ाना जानता है तो भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, आप समझिएगा। और वो इंसान जिसके पास में बाबा दादा का दिया गया 10-15 करोड़ है, वो भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है। रीज़न उसका ये है कि जो पैसा आपने कलेक्ट करके छोड़ा हुआ है अपने बच्चे के लिए, वो बच्चा आज नहीं तो कल वो पैसे को ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसको पैसे बनानी ही नहीं आता। ही इज़ नॉट अ मनी मैग्नेट। तो वो पैसा तो आज नहीं तो कल ख़त्म होगा, तो वो दोबारा से वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से शायद 40-50 साल पहले उनकी पीढ़ी ने स्टार्ट किया हो। और कोई ऐसा इंसान जो केवल एक ही फील्ड से पैसा कमाना जानता है, सिर्फ एक फील्ड से, हो सकता है आने वाले टाइम में वही फील्ड रोबोटिक हो जाए, रोबोट काम करने लगे तो आपका काम ही खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब जो एआई है वो भी आपकी जॉब खा सकता है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियली फ्री वो इंसान है जिसको एटलीस्ट 3 से 4 तरीके आते हैं पैसे कमाने के। भले ही उसके बैकग्राउंड में बहुत तगड़ा पैसा ना हो, लेकिन अगर वो 3 से 4 सोर्स से पैसा कमाना जानता है तो आई थिंक इन माई ओपिनियन ही इज़ अ फाइनेंशियली फ्री। तो मेरे को मान लो मेरे घर से बेदखल कर दें, ठीक मेरे पेरेंट्स बोलते हैं आज से हमारा तुम्हारा नाता ख़त्म, अब तुम्हारे अकाउंट में इस समय कुछ नहीं है, अब मैं तुम्हें 0 रुपये देके घर से निकाल दे रहा हूँ, तो उस केस में भी अगर मैं कमाना जानता हूँ तो मैं फाइनेंशियली फ्री। अब जैसे अब मान लो अगर मेरे साथ बाई चांस ऐसा हो जाए तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले नोएडा जाऊँगा। नोएडा वन ऑफ द माई फेवरेट जगह, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो। और अपने फैमिली को भी लेके जाऊँगा, अपनी बीवी को भी लेके जाऊँगा, अपने बच्चे को भी लेके जाऊँगा। ठीक, वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैं कुछ पैसे उधार लूँगा, एटलीस्ट 1 लाख रुपए तक। ठीक है, रूम लूँगा, 2 महीने का किराया एडवांस दूँगा। उसके बाद में वहाँ पर 3 से 4 कुछ कोचिंग है जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर रहा हूँ इससे पहले, तो मैंने मैथ्स पढ़ाई है। 3 से 4 कोचिंगों में मैं इंटरव्यू दूँगा। इंटरव्यू देने से पहले 15 दिन में खुद स्टडी करूँगा। मेरे पास मेरे नोट्स आज भी फ़ोन में सेव है, जो मैं आज से जो 2019 में पढ़ाया करता था, 4 ईयर्स, मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो चीज़ें हैं मेरे पास सेव आज भी, तो मैं बस उनको रिकॉल करूँगा। इट मे बी टेक नॉट मोर देन 15 डेज, इतना सफिशेंट है। मैं उनमें एग्ज़ाम दूंगा, जिनमें भी मेरा क्लियर हुआ उन कोचिंग्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। दे आर पेइंग वेरी हैंडसम इनकम ऑन अ पर आवर बेसिस। 1 घंटे का वो आपको 1000 से 2000 रुपये देते हैं, और एक दिन में आपको 3 से 4 घंटे ही पढ़ाना होता है। क्रेडिट कार्ड वर्क कैसे करता हो? देखिए, वैसे तो ये अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड के नाम में ही क्रेडिट है। क्रेडिट एक ऐसी चीज़ है कि हमने फ्री में आपको पैसा दे दिया, अब आप खर्चा करो, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड जो है ना, आपको पता है किस चीज़ के इंतजार में रहता है कि आप कब उसके डिफ़ॉल्टर बन जाओ। मीन्स आप 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से कहीं पे आपने स्पेंड किए और आपने अगले महीने वो 10,000 रुपये भर दिए, और मैंने आपको एक ऑफ़र दे दिया, क्रेडिट कार्ड ने आपको एक ऑफ़र दे दिया कि आप ये लो 500 रुपये का कूपन, क्योंकि आपने 10,000 रुपये जो स्पेंड किए हैं उसको आपने टाइमली पे किया है, तो आपको एक कूपन और दे देते हैं मूवी का एंड वॉट एवर। आपने वो देखा, आपकी एक बोलते हैं ना साइकोलॉजी थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट ट्रैक पे जानी चालू हो गई। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो यार ऑफर मिलता है, फिर आपने उससे पेमेंट्स और बढ़ा दिए। एक टाइम ऐसा आया कि आपको ज़रूरत पड़ गई 50,000 की कोई चीज़ की, आपने क्रेडिट कार्ड से स्वैप कर दिया एक बार में, आपने बनाई उसकी किस्तें, और किसी भी महीने ऐसा हुआ किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, मैंने बोला ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी एक भी किस्त बाउंस हुई तो आपको पता है 36% पर एनम के हिसाब से क्रेडिट कार्ड आपसे इंटरेस्ट वसूलता है, जो आपको उस महीने पर्टिकुलर देना था, और जो आप नहीं दे पाए उस रिमेनिंग अमाउंट का 36% पर एनम के हिसाब से उस एक महीने में जितना बन रहा होगा उतना आपसे वसूलेगा, और आपका सिविल स्कोर भी डाउन कर देगा। वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड आपको एक ऐसे ट्रैप में फंसाता है जो इंतजार करता है कि कब आप एक डिफ़ॉल्टर बने, कब आप एक गलती करें और हम एक ही बार की गलती में पूरा पैसा आपसे निकाल लें। हालांकि अगर आप एक व्यवसायिक हैं या आप एक मनी मैग्नेट है, मनी मैग्नेट आप समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। मनी मैग्नेट जिसके पास 3-4 सोर्स हों अर्निंग के, जो एक पर्टिकुलर सोर्स पे बैठ के काम ना करता हूँ। अगर जिसके पास में 3-4 सोर्स हैं पैसे के, तो वो एक मनी मैग्नेट है, राइट। वो फाइनेंशियली फ्री है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप मनी मैग्नेट हो और निकाले गए पैसे से या यूज़ किए गए पैसे से महीने का उतना % बना सकते हो जितना % आपको ज़रूरत है और क्रेडिट कार्ड को जितना चाहिए,
सपोज दैट आपका 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, आपने 50,000 का कुछ यूज़ किया उससे, क्या आप 50,000 का महीने में 3 से 4% बना सकते हो या 5% बना सकते हो? इफ़ यस, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपसे लेगा महीने का केवल 1 से 2%, बट आप उससे बना रहे हो 5%, तो फ्री के पैसे से जो आपका है ही नहीं, उससे आप महीने का 3% बना रहे हो। लेकिन उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप सिर्फ पर्स में रखे रहिए क्रेडिट कार्ड। तो जो क्रेडिट कार्ड हम लोगों को लिमिट देता है एक पर्टिकुलर 40,000 या 50,000 की, क्या हम लोग उस मनी से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं? देखिए, उधार के पैसे से शेयर में इन्वेस्टमेंट लेना बेटर ऑप्शन नहीं है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया, क्रेडिट कार्ड के नाम के आगे ही क्रेडिट लगाया है, मतलब वो पैसा एक्चुअली आपका है नहीं। जो कार्ड में पैसा पड़ा है वो आपका है नहीं, लेकिन आपके पास, आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा फील कराया जाता है कि वो पैसा आपका ही है। ठीक है। आप उसको 1 महीने बाद भर देना। अगर आप वहाँ से पैसे उठाते हो और किसी भी शेयर में, किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हो, तो आप सोचो, म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक, जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं है। एटलीस्ट आप 10 से 15 साल का प्लान करें। हालांकि आप 3-4 साल के लिए करते हैं तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड्स में कुछ ना कुछ कैप्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं। वो 2-3 साल का अगर आप प्लान करते हो तो डेट फंड्स में आप इन्वेस्ट करो, तो डेट फंड्स होते हैं उनमें आप इन्वेस्ट करो, वो एफडी के बराबर आपको रिटर्न्स देंगे और एक बहुत अच्छी रिटर्न्स के साथ में आप अपना पैसा विड्रॉल ले सकते हो। बट आप समझें कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड से पैसे उठाओगे तो उसमें तो आपको लंबा जाना है, बट क्रेडिट कार्ड अगले ही महीने आपकी खोपड़ी पे बिल फोड़ देगा, तो वो आप कैसे करोगे? तो आप क्या ना, एक ट्रैप में फंसोगे। तो बेटर है जो अपनी सेविंग्स करो उससे आप निवेश करो। और निवेश का एक बहुत ही सीक्रेट सा मूल मंत्र है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका पैसा एटलीस्ट 2 to 3% रिस्क पे होता है। जो भी आप निवेश कर रहे हैं उसको, उस पर होने वाले लाभ का लाभ भी उठाइए, मतलब प्रॉफिट का लाभ भी उठाइए, और अगर वो पैसा जाता है तो एटलीस्ट आप उसको झेलने की क्षमता रखें, क्योंकि एक गलत शेयर आपके पैसे को डुबा सकता है। सो विशेष जी, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो मार्केट है हमारा, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये है क्या? देखिए, इंडियन मार्केट का मतलब ये हो गया कि वैसे तो आपके जितने भी सवाल हैं ना बड़े डीप होते हैं, ठीक है, तो डीप क्वेश्चंस के जितने बेटर टू बेटर मैं उनको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, तो ये है कि मेरा ऐसा मानना है, इंडियन मार्केट जो है वो सुबह 9:15 से शाम को 3:15 तक चलता है, मंडे टू फ्राइडे ओनली। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, ठीक है। और जो आपने दूसरा बोला फॉरेक्स मार्केट, देखिए फॉरेक्स का क्या है, इसके नाम में है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, मतलब विदेशी मुद्रा का विनिमय। जो बाहर की मुद्राएं होती हैं, अपने देश से बाहर की जो भी मुद्राएं हैं, डॉलर हो सकता है, स्विस फ्रैंक्स हो सकता है, जापानीज येन हो सकता है, किसी भी कंट्री की। मैंने अभी तक आपको स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ की जो करेंसीज है वो बताएं, उन पे जो ट्रेडिंग होती है उनको फॉरेक्स कहते हैं, ठीक। आपने एक चीज़ पूछी, क्रिप्टो। देखिए, क्रिप्टो क्या है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, हालांकि इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग पूरी तरीके से लीगलाइज भी नहीं है और पूरी तरीके से इलीगल भी नहीं है। आप समझो, ये इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रे मार्केट। मतलब कि अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो नागरिक के हिसाब से टैक्स दे दीजिए तो आपका पैसा वाइट है, लेकिन एग्जैक्टली कोई रूल या कोई रेगुलेशंस नहीं है। आप जितने कमा रहे हो, सपोज आपने 1 करोड़ अगर कमाया है क्रिप्टो से, तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको 30 लाख प्लस 12%, मतलब 42 लाख रुपीज़ आपको टैक्स देना है। रिमेनिंग का जो पैसा है वो आपका है, आप पे। लेकिन ध्यान रखिए कोई केसेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका अलग से फिर कुछ हिसाब किताब बन जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो का क्या है? क्रिप्टो या कोई भी, मैं आपको बताऊं, इस पूरे अपने इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी जो सिस्टम है वो चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब होता है? अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो सबसे पहले आप उस चीज़ की डिमांड करोगे। हमेशा ध्यान रखिए, डिमांड आप किसी ना किसी सही इंसान से करोगे। अब अगर आपको सब्जी लेनी है तो आप दूध वाले के पास तो जाओगे नहीं, है ना। तो डिमांड के लिए आपको चूज़ करना है सही ब्रोकर, सही शख्स। आपने उनसे डिमांड की, वो अपनी सप्लाई के हिसाब से आपको उसके रेट बताएंगे, राइट। तो दुनिया में या अपने इंडिया में या पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो डिमांड एंड सप्लाई का हिसाब है, आप सिंपल समझिए। क्रिप्टो भी क्या है, एक डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, राइट। क्रिप्टोस करेंसी, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है या क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जैसे सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में बिटकॉइन बन चुकी है, इथेरियम है, एक्सिस हैं, बहुत सारे हैं। तो ये सब भी किस पे काम करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई पे।
जो भी लोग क्रिप्टोज़ को परचेस करते हैं, नंबर ऑफ़ क्रिप्टोज़ जिन्होंने परचेस किए, तो नंबर ऑफ़ पीपल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, क्रिप्टोज़ परचेस होते चले जाते हैं, उनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन एक टाइम के बाद में उनकी सप्लाई कम कर दी जाती है ताकि उनका रेट बढ़े। ठीक। जैसे जैसे रेट इंक्रीज होता जाएगा, कम से कम लोग उस क्रिप्टो को खरीद पाएंगे। आज से 20 साल पहले अगर आप बिटकॉइन की बात करो तो बहुत ही कम प्राइस था उसका, 1000-1500 भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पर उस टाइम कहाँ कुछ पता होगा, ठीक है। हम सब लोग तो उस एज में शायद बच्चे होंगे, ठीक है, पापा आपा दादाजी के टाइप का होगा वो, ठीक है। लेकिन आज की डेट में लगभग 56 लाख रुपए के हिसाब किताब है उसका, एक बिटकॉइन का। अब उस टाइम किसी ने लेके डाल दिया होता ना तो वो आज इतना हो जाता। लेकिन ये भी एक कहने की बात है, आप अगर 1000 रुपये का कोई शेयर ले लेते हो आज, और वो कल को अगर 10,000 का हो जाएगा ना, तो आप बेच दोगे, आप उसे होल्ड थोड़ी ना कर पाओगे। नहीं, आप उस 1000 के शेयर को 5 लाख तक होल्ड ही नहीं कर सकते। ये भी ह्यूमन टेंडेंसी इश्यूज़ हैं, आपकी या मेरी गलती नहीं है, ये टेंडेंसी से इश्यूज़ है। 2 रुपये के खरीदे गए शेयर को आप 10 रुपये 20 रुपये में बेचोगे, 100% बेचोगे। आप उसको 100 रुपये या 500 रुपये तक नहीं आप उसको सस्टेन कर पाओगे, आप झेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंसान को प्रॉफिट नहीं झेलता, लॉस झेल जाता है। तो क्रिप्टो का क्या है, डिमांड एंड सप्लाई पे ये चीज़ें खेल होती हैं, और हर क्रिप्टो किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे होता है। ब्लॉकचेन एक सर्वर टाइप का है, आप समझो सीधा सा, मतलब इसको सर्वर बोल नहीं सकते, लेकिन समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी। एक सर्वर टाइप का है जिसपे ये क्रिप्टो रन करते हैं, राइट। अब होता क्या है कि जो भी क्रिप्टो है, ठीक है, उसको जो भी लोग परचेस कर रहे हैं, ठीक, ये क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक। इसको आप इसे परचेस कर सकते हो या आप इसको बेच सकते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, जिस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकती उस चीज़ पे वो टैक्स लगा देती है। हालांकि अब ये चीज़ थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा हो जाएगा। लॉकडाउन के बाद आप देखो, जिम्स बाद में खुली, ठेके पहले खुल गए। तो जहाँ से ज़्यादा रोटेशन होता है, जहाँ से ज़्यादा कैश फ्लो आता है, जहाँ से ज़्यादा टैक्सेशन मिलता है, उन चीज़ों को आप कभी बैन नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम है ये, क्या किया जाए, ठीक है। तो आप बैन नहीं कर सकते, आप सिर्फ टैक्सेशन बढ़ा दोगे। 30% है, हो सकता है आप 35 कर दो, बस यही कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ प्रॉफिट पे है। अगर आप लॉस कर बैठते हो तो सरकार आपको कंपनसेशन नहीं देती, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में देने भी लगे। तो कहने का मतलब ये है, तीनों चीज़ों में बेसिकली अगर आप इंडियन मार्केट की आप बात करो तो सेंसेक्स, निफ्टी 50, इन मुद्दों पे जो लोग ट्रेड करते हैं या जिनको इंडियन मार्केट के बारे में अच्छे नॉलेज हैं, ठीक है, तो वो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फॉरेक्स एक ऐसा ग्लोबल मार्केट है जो इंटरनेशनल है, जिसको लगभग तकरीबन बाहर की कंट्रीज़ में भी लोग इसको यूज़ करते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में इसमें फॉरेक्स में टैक्सेशन बहुत कम है। फॉरेक्स एक्चुअली क्या है कि करेंसी पेयर्स पे ट्रेड किया जाता है, ठीक। अब आप समझो कि इंडिया में इंडियन रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, एक्चुअली ये डिफरेंस भी 3 फैक्टर की वजह से होता है। कंट्री की जीडीपी की वजह से, इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से, और परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से किन्हीं भी 2 देशों की करेंसी में डिफरेंस होता है। आज़ादी के टाइम पे 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, आज की डेट में तकरीबन 80 रुपये में 1 डॉलर आता है, 86 रुपये में 1 डॉलर आता है, राइट। तो इन करेंसीज पेयर में जो डिफरेंस है, उन डिफरेंसेस पे जो ट्रेड किया जाता है उसको हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में। और जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, क्रिप्टोज़ में जो आप ट्रेड करते हो, डिमांड एंड सप्लाई में जो आप ट्रेड कर रहे हो, उनको क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। लोग अपने पैसे को अलग अलग तरह से अलग अलग मार्केट में निवेश करते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें या मैं आपको ये बताऊं कि सबसे अच्छे मार्केट कौन से रहेंगे ट्रेड करने के लिए, तो सबसे अच्छा मार्केट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको जिस भी मार्केट का सही नॉलेज है, आप उसमें पैसा बना सकते हो। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा टर्नओवर फॉरेक्स इंडस्ट्री का है। फॉरेक्स अगर आप ये मानो, इंडियन मार्केट अगर बच्चा है तो फॉरेक्स दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के, और जितने दादाजी लगाने चाहो उतना है। रीज़न, इंडियन मार्केट का साल का टर्नओवर 3 ट्रिलियन डॉलर है अगर, तो फॉरेक्स का टर्नओवर 8 ट्रिलियन डॉलर है डेली का। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो जो मार्केट जितना बड़ा होगा उसमें से पैसा कमाना डिसिप्लिन के साथ में थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सडन डाउनफॉल आने के चांसेस कम है। हालांकि न्यूज़ हर जगह काम करती हैं, इंडियन मार्केट में भी न्यूज़ काम करती हैं, फॉरेक्स में भी न्यूज़ काम करती हैं। तो न्यूज़ के दौरान जो है ना, वो सडन डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। बट जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज़ हैं उनमें सडन डाउनफॉल नहीं आता। आप कभी देखो
कभी आपने सुना है कि जो डॉलर है वो सडन 180 रुपये पहुँच गया, सडन 50 रुपये से 30 रुपये पे आ गया ना, वो जो 80 to 90 के बीच में गैप अप में रहता है, तो उसमें आपके प्रेडिक्शंस के सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। क्रिप्टो के बारे में आपको अगर सही नॉलेज है तो आप उसमें भी अच्छा पैसा बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए देश के अच्छे नागरिक बनिए, टैक्स दीजिए, राइट। और अगर आपको टैक्सेस से प्रॉब्लम है तो आप देश के बाहर जाकर ट्रेडिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है, राइट। ट्रेडर्स के लिए एक कोट होता है, रिस्क है तो इश्क है, तो उन्हें किस लिमिट तक इश्क करना चाहिए? बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए, रिस्क का मेरा ऐसा मानना है, हर एक की अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है। आप अपनी वेल्थ के हिसाब से रिस्क की जगह अपनी मेंटल रिस्क को कैलकुलेट करके रिस्क लीजिए। मेंटल रिस्क का मतलब ये है कि सपोज दैट आपके पास में जो भी पैसा है जिससे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हाईली रिस्की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उतने ही पैसे को हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट पे डालिए जितने पैसे को अगर आप सोचें कि वो चला जाए तो आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा ना पड़े। आप सोचें कि आपने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर किसी ऐसे सेक्टर में कर दिया है जो आपको लगता है कि ग्रूम कर जाएगा किसी दोस्त के कहने पर, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के देख करके, लेकिन अगर वो चीज़ वहाँ से गिर गई और आप पूरी तरीके से ज़िंदगी तबाह हो गई, तो इतने ख़राब एक्सपीरियंस का आप करोगे क्या? किसी को बता सकते नहीं। और ख़ुद आपको, आप ये देखो, आप ये भूल जाओ कि आप अगर कहीं फंसे हो तो कोई आपकी मदद करने आता है, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। आप अगर अपनी एक गलती की वजह से एक जन्म पीछे हो गए ना, सब गड़बड़ है। इसलिए रिस्क को मॉडरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने रिस्क फैक्टर को एटलीस्ट ऐसा रखो कि अगर वो चीज़ चली भी जाए ना तो आप बाउंस मार सको। शेयर मार्केट में भी या ट्रेडिंग में भी आप उतना, बोलते ना, एसएल उतना लो आप जितना आपको लगता है कि आप ले सकते हो, या आपको लग सकता है कि आपका जो कैपिटल है वो पूरा नहीं जाएगा। ठीक है। कैपिटल को बचा के रखना भी एक साइकोलॉजी है। जिसने कैपिटल को बचा के रखना सीख लिया ना, वो भी काम कर जाएगा। सीधी सी बात है, सारी चीज़ों का निचोड़ ये है, स्टार्टिंग जो है ना वो आपको एक म्यूचुअल फंड से कर लेनी चाहिए, सबसे बेहतर रहेगा। तो विशेष जी, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सेल्फ इन्वेस्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर। आप अपने आप पे जो भी निवेश कर रहे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो नहीं सकता। मार्केट के इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके खुद पे किए गए इन्वेस्टमेंट के बाद में आते हैं। आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हेल्थ भी तो रहनी ज़रूरी है। सपोज डेट म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया और आपने अपने 10 से 15 साल के कुछ रिकॉर्ड्स देखे, लेकिन 10 से 15 साल तक आपका रहना भी तो ज़रूरी है। तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखिए, अपने आपके खुद में आप उनको इनरोल करिए, अपनी वैल्यू में आप उनको ऐड करिए, और कुछ ना कुछ नया आप इम्प्लीमेंट करिए। अपने सोर्स ऑफ इनकम्स को इंक्रीज़ करिए। आप अपने पैसिव सोर्स को बढ़ाएं और एक्टिव सोर्स को भी बढ़ाएं। एक्टिव सोर्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, पैसिव सोर्स उतने ही अच्छे बढ़ेंगे, राइट। एक किसी सोर्स ऑफ इनकम पे नहीं बैठना है। आप अपने टैलेंट को बढ़ाते रहिए और नॉलेज को बढ़ाते रहिए, बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स अटेंड करिए, बट सेल्फ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। सबसे पहला और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे करियर के हिसाब से यही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।